फ्रेंड्स नमस्कार। बिहार की पर्सनालिटीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे और यहाँ हम पार्ट ए देखेंगे जिसमें हम निम्न पर्सनालिटीज़ को पढ़ने जा रहे हैं, जैसे बुद्धा, आम्रपाली, महावीर, कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, समुद्रगुप्त, गुरु गोविंद सिंह, कुंवर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेपी नारायण, राजकुमार शुक्ला, बालीराम भगत, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, भागवत झा आज़ाद, बीपी मंडल, जगजीवन राम और कर्पूरी ठाकुर। पार्ट टू में इसमें हमने कोई भी वुमेन पर्सनालिटीज़ को नहीं लिया है, एक वुमेन पर्सनालिटी आम्रपाली को छोड़कर। तो पार्ट टू में हम वुमेन पर्सनालिटीज़ को देखेंगे, फिर लिटरेरी एंड कल्चरल फिगर्स को देखेंगे और जितनी भी मुस्लिम पर्सनालिटीज़ हैं और अदर पर्सनालिटीज़ हैं उनको हम देखेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं और इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको दोनों ही टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। एक है आईएएस पीसीएस फैक्ट्री और दूसरा है आईएएस पीसीएस फैक्ट्री बीपीएससी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बुद्धा को देखते हैं। भगवान बुद्ध 563 ईसा पूर्व इनका जन्म होता है और 483 ईसा पूर्व मृत्यु होती है। महावीर के समकालीन थे, कंटेम्पररी थे। क्षत्रिय में शाक्य क्लैन में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिताजी का नाम सुद्धोधन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, गया में आप जाएंगे तो बोध गया है, वहाँ एक नदी है फल्गु जिसे निरंजना भी कहते हैं, वहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो पहला उपदेश बुद्ध ने सारनाथ में दिया जो वाराणसी के समीप है। बुद्ध मिडिल पाथ को फॉलो करने की बात करते हैं, यानी मिडिल पाथ यानी अष्टांगिक मार्ग है जिसमें 8 फोल्ड पाथ बताए गए हैं। बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी में कुशीनगर में होती है। देखिए, भगवान बुद्ध को पढ़ने के लिए तो या जितनी पर्सनालिटीज़ का हमने नाम लिखा है उसमें बहुत समय लग सकता है, बट यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने का कोशिश किया गया है इस वीडियो में बहुत सारी पर्सनालिटीज़ का। एक महिला है आम्रपाली। सबसे पहले तो ये जानिए कि ये कहाँ की हैं। तो वैशाली में यह एक डांसर थी, नृत्य करती थी और इनको प्रेम था अजात शत्रु से। हालांकि इन्होंने अपने प्रेम को सैक्रिफाइस भी कर दिया और काफ़ी पेट्रियोटिक महिला मानी जाती हैं। और इन्होंने वैशाली में भगवान बुद्ध को लंच के लिए इनवाइट भी किया था। तीसरी पर्सनालिटी है भगवान महावीर, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में होता है और इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व है। अभी मैंने बताया कि भगवान बुद्ध के समकालीन थे यह। बचपन का नाम था वर्धमान, इसीलिए हम कहते हैं वर्धमान महावीर। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। हमने देखा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ और महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ, तो थोड़ा याद करने में इजी होगा। मदर जो थी इनका, मदर का नाम था त्रिशला। और जैसे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, तो जैसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, वैसे ही यह 24वें तीर्थंकर थे। और 23वें तीर्थंकर का भी पूछा जाता है, उनका नाम आप नोट कर ले, पार्श्वनाथ। 12 साल की तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे जंभिक ग्राम में महावीर को ज्ञान की प्राप्ति होती है और कुल 146 पाठ उन्होंने पढ़ाए डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे। दीपावली की नाइट को इनकी मृत्यु हो जाती है 468 ईसा पूर्व में। दीपावली की रात एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए जाना जाएगा। उसी रात को 1942 में जयप्रकाश नारायण जेल से निकलते हैं अपने साथियों के साथ, जैसे गुलाली सुनार हैं, सूरज हैं, इनके साथ वो निकलते हैं। तो दीपावली, ये क्वेश्चन 67 का है इसलिए मैंने बता दिया, आगे देखेंगे भी। नेक्स्ट पर्सनालिटी इज कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य, पॉपुलरली चाणक्य कहते हैं और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। हम सभी को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को बिठाने में या मौर्य वंश की स्थापना जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, उसमें जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे यानी चाणक्य, इनका बहुत बड़ा योगदान था। तक्षशिला के निवासी थे और नंद वंश के द्वारा इनको इंसल्ट किया गया था और इस इंसल्ट का कहा जाता है कि यह बदला था। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक लिखा इन्होंने, अर्थशास्त्र, जो संस्कृत में था
और कई लोगों को लगेगा कि ये इकोनॉमिक्स का बुक है। अगर कोई ऑप्शन में अगर ऑप्शन एक चूज करना हो तो आप जाएंगे कि यह बुक है स्टेट क्राफ्ट पे, ठीक है, स्टेट क्राफ्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे ये बुक कह सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों को डील करते हैं, इकोनॉमी के भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं, बट मेनली ऑन स्टेट क्राफ्ट। नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। अगर इनका कहाँ से ओरिजिन था, इस पे बहुत सारा डिबेट है। कुछ मानते हैं कि ये राजपूत थे, कुछ मानते हैं कि नहीं मौर्य कास्ट के थे, तो उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। इन्होंने नंदाज को डिथ्रोन किया और घनानंद आपको याद होगा। फिर सेल्यूकस से इनकी लड़ाई हुई, जो एक ग्रीक था सेल्यूकस, और सेल्यूकस इसमें हारता है और अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करता है। ग्रीक का एम्बेसडर था मेगास्थनीज, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है और इंडिका नामक पुस्तक उसने लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य 322 में गद्दी पर बैठते हैं और 298 में श्रवण बेलगोला में, आपको पता होगा कि जैन धर्म को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, और श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में है, तो अंतिम समय उन्होंने वहीं पे बिताए थे। इनकी एम्पायर की बात करें तो अगर नॉर्थ वेस्ट में यानी उत्तर पश्चिम में बात करें तो हिंदू कुश तक फैला हुआ था, यानी आज का जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, वो सब एरियाज इसी में थे। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन अशोका की। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे थे अशोक। अशोक का एक्सेशन होता है 272 में, लेकिन 4 साल लग जाते हैं इनका एक्चुअल कोरोनेशन में, जो 268 बीसी में होता है। बचपन में इनको अशोक वर्धन कहा जाता था। अपने कोरोनेशन के जो 13वें साल में उड़ीसा में एक जगह है कलिंग वार में अशोक पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा खून बहता है और इससे अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और वो युद्ध वगैरह को छोड़ देते हैं। और वो किस चीज़ का पाठ पढ़ाते हैं कि एनिमल्स से प्यार करो, मानवता को फैलाओ, धम्मा को फैलाओ, और अपने पुत्र महेंद्र और अपने पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। बहुत सारे देशों में इन्होंने अपने दूत भेजे ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार हो सके। जब जैसे बौद्ध संगीति 4 ऑर्गेनाइज की गई, तो जो तीसरी बौद्ध संगीति थी वो पाटलिपुत्रा में ऑर्गेनाइज की गई और उस समय शासक थे, कौन थे? अशोक। और किनकी अध्यक्षता में थी? तो आप नाम नोट कर ले, मोगल्लीपुत्र तिस, ठीक है। अगम कुआं का कहानी आपने सुना होगा। ऐसी मान्यता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मरवाकर इसी में फेंक दिया था। अशोक के एम्पायर की बात करें तो हिंदू कुश से लेकर पश्चिम में हिंदू कुश से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में पेन्नेर तक फैला हुआ था। बाकी आप इतिहास में आपने पढ़ा होगा रॉक एडिक्ट्स वगैरह, माइनर रॉक एडिक्ट्स, मेजर रॉक एडिक्ट्स, कौन कौन से रॉक एडिक्ट्स पे क्या लिखे गए हैं, तो वो इतिहास का विषय है। मुझे उम्मीद है कि आपने वो सब कर लिए होंगे। समुद्रगुप्त को देखें तो गुप्ता डायनेस्टी के थे ये, चंद्रगुप्त वन के सक्सेसर कहे जाते हैं और प्रयाग प्रशस्ति भी इनसे संबंधित है, इलाहाबाद में, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। उसके बाद पंजाब, नेपाल से लेकर कांचीपुरम तक इनका एम्पायर फैला हुआ था। इनको भारत का नेपोलियन कहते हैं। वैसे तो इसमें कहा जाता है, जैसे अगर आप हमने अभी पढ़ा ना कौटिल्य यहाँ, तो कौटिल्य को कहा जाता है, इनको आप नोट कर लें, मैकियावेली ऑफ इंडिया, इंडियन मैकियावेली कहते हैं, ठीक है। तो कहा जाता है कि नहीं, हम क्यों कहें मैकियावेली ऑफ इंडिया, जबकि मैकियावेली तो बहुत बाद में आया। और इसके पीछे का तर्क ये है, एक आपने मीन्स वर्सेस एंड पढ़ा होगा, तो कौटिल्य और मैकियावेली दोनों के लिए एंड इंपॉर्टेंट है, मीन्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनको गोल हमारा प्राप्त होना चाहिए, वो कैसे प्राप्त होगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और ठीक इसके उलट गांधी जी थे, जिनके लिए मीन्स इंपॉर्टेंट था, एंड उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। खैर वो मीन्स के लिए उतना काम कर। ओके, अगले हमारे पर्सनालिटी हैं गुरु गोविंद सिंह। 1666 में जन्म होता है, 1708 में मृत्यु होती है। 10वें गुरु थे सिख धर्म के और यह अंतिम गुरु थे। 10 ही गुरु हुए हैं सिख धर्म में। पहले जो गुरु थे वो गुरु नानक जी थे, दूसरे गुरु गुरु अंगद थे, इस तरह से हैं। इनके पिताजी का नाम था गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह के पिताजी।
जिनको मुगल वंश के शासक औरंगजेब ने बिहेड करवा दिया था क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया था। ओके, 4 इनके बेटे थे गुरु गोविंद सिंह जी के, और उनकी लाइफ टाइम में ही उनके चारों बेटे जब सिख और मुगल का वार हुआ उसमें मारे गए। नेक्स्ट पर्सनालिटी है कुंवर सिंह। 1777 में जन्म होता है जगदीशपुर में, जो भोजपुर में है, और 1858 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके पिताजी जमींदार थे जिनका नाम था साहबजादा सिंह। कुंवर सिंह ने बहुत सारे मार्केट्स बनाए, वेल्स को डग किया, टैंक्स का कंस्ट्रक्शन करवाया। दानापुर में जो पटना का पार्ट है, यहाँ पे सैनिकों ने 25 जुलाई 1857 को विद्रोह किया था। इसके पहले 3 जुलाई को आपको याद होगा 1857 को पटना में पीर अली का भी आप मेंशन कर लें। यहाँ पे पटना के कमिश्नर थे विलियम टेलर। इनको तो कुंवर सिंह बिल्कुल लाइक नहीं करते थे। डेनवर, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, कहीं डनवर लिखता है, कहीं डेनवर लिखता है, कहीं कुछ लिखता है, तो आप डेनवर बस नाम याद रखें। डेनवर को भेजा गया कि भाई जाइए आप आरा को आज़ाद कराइए कुंवर सिंह से। डेनवर जाते हैं और फिर डेनवर को कुंवर सिंह हरा देते हैं। फिर आयर आता है, फिर उसको फिर आयर जो है वो थोड़ा भारी पड़ता है, और कुंवर सिंह डिफरेंट जगह पे फिर मूव करते हैं। जैसे तात्या टोपे जी से मिलना चाहते थे, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, और फाइनली जो है वो जगदीशपुर आ जाते हैं। और उसी क्रम में उनको एक गोली लग जाती है, जो डॉगलास गोली चलाता है, तो उस समय उनको गोली लगती है और अपना एक हाथ माँ गंगा को वो समर्पित कर देते हैं। और फाइनली 26 अप्रैल 1858 को वीरगति को प्राप्त होते हैं, और विजयोत्सव दिवस भी घोषित किया गया इनके नाम पर। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1884 में जन्म, 1962 में मृत्यु। सिवान जिला, तब तो सारण हुआ करता था, बाद में सिवान बना 1972 में। तो सिवान जिला के, आज के सिवान जिला के जीरादेई में राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ, और जीरादेई को बाद में 1920s के डिकेड में गांधी जी ने विजिट भी किया। इनके पिताजी का नाम था महादेव सहाय, जो पर्शियन और संस्कृत के स्कॉलर थे। राजेंद्र प्रसाद जी छपरा और कलकत्ता में इन्होंने पढ़ाई किया, और सिटी कॉलेज जब कलकत्ता में वो पढ़ रहे थे तो यहाँ पे उन्होंने पढ़ाया भी। अपनी जब वकालत की पढ़ाई इन्होंने पूरी की तो कलकत्ता में और फिर पटना में इन्होंने लीगल प्रैक्टिस भी किया। बाद में लीगल प्रैक्टिस को छोड़ दिया था इन्होंने। जब राजकुमार शुक्ला की इनविटेशन पे गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के लिए 1917 में आते हैं, तो उसमें गांधी जी का साथ देते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये लोग पूछते थे जाकर कि बताइए आपके साथ क्या समस्या है किसानों से। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान बिहार में इन्होंने नेतृत्व संभाला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बने थे 1922 में। पटना म्यूनिसिपैलिटी को चेयर किया इन्होंने 1923 में, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हो गया था। इंग्लैंड गए 1928 में, डुमराव के महाराजा का केस लड़ना था। बिहार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने यह 1930 में। 3 जनवरी 1932 को 6 महीनों के लिए, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या नमक सत्याग्रह चल रहा था, तो इनको जेल हो गया। फिर 1 साल बाद इनको 6 जनवरी 1923 को 15 महीनों के लिए जेल हो जाती है और अस्थमा हो जाता है, तो उसके कारण इनको जो है वो रिलीज कर दिया जाता है जेल से। 1934 में पहली बार यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, और ठीक 5 वर्ष बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इनको मिलती है 1939 में, जब सुभाष चंद्र बोस जी ने रिजाइन कर दिया कांग्रेस के अध्यक्षता पद से। ठीक है, तो त्रिपुरी का बेसिकली वो सेशन था। उसके पहले सुभाष चंद्र बोस जी 1938 में भी लगातार 2 बार जीते थे। गांधी जी के कैंडिडेट थे पट्टाभी सितार मैया, उनको उन्होंने हराकर और फिर वो बने थे। तो गांधी जी एक तरह से अपना डिफीट मान रहे थे और काफ़ी डिस्प्यूट हो गया। बाद में फिर उन्होंने रिजाइन दे दिया था और फिर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। खैर वो सब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ओके, 9 अगस्त 1942 को जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाता है, और उसकी सुबह जब 8 अगस्त को डिसाइड हुआ और 9 अगस्त की सुबह सुबह बहुत सारे लीडर्स को इम्प्रीजन किया जाता है, तो उसी समय राजेंद्र प्रसाद जी को भी इम्प्रीजन कर लेते हैं और 1945 में छोड़ते हैं। जब अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में, तो उस समय एग्रीकल्चर एंड फूड मिनिस्टर इनको बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो परमानेंट
चेयर बने थे वो 11 दिसंबर 1946 को। इसके पहले टेम्पररी 2 दिन के लिए बनाया गया था श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी को। फर्स्ट एंड सेकंड प्रेसिडेंट यह रहे भारत के, और 2 बार प्रेसिडेंट रहे भारत के, और यह इनके नाम एक रिकॉर्ड है अभी तक। और प्रेसिडेंट रहते इन्होंने अपने पड़ोसी देश श्रीलंका में और कई सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को विजिट किया, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया। उस समय वियतनाम तो 2 टुकड़ों में था, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। और फिर उन्होंने विजिट किया जापान और यूएसएसआर, आज का जो रसिया है। ओके, 12 मई 1962 को जब प्रेसिडेंट के पद से रिटायर होते हैं तो उस समय सदाकत आश्रम में रहते हैं, जिसको मजहरुल हक जी ने बनवाया था पटना में। और उसी साल भारत रत्न इनको मिला 1962 में। 28 फरवरी 1963 को इनका देहांत होता है। और जब विद्यापीठ बना था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान, तो बिहार विद्यापीठ के प्रिंसिपल भी इनको नियुक्त किया गया था। इन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी, जैसे एक लिखा भारत खंडित या इंडिया डिवाइडेड। दूसरा इन्होंने एक बुक लिखा अपनी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम था आत्मकथा। फिर बुक था सत्याग्रह इन चंपारण, बापू के कदमों में इनकी बुक्स थी। अगले हैं सहजानंद सरस्वती। देखिए ये एसेटिक थे, बहुत कम समय में इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल और किसानों के नेता थे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जन्म होता है। जन्म स्थली इनकी उत्तर प्रदेश है, लेकिन इनका जो कार्य क्षेत्र रहा है वह अधिकतर बिहार रहा है। चाहे वो बिहार किसान सभा की स्थापना हो या ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अध्यक्ष 1936 लखनऊ में हो, फिर पटना के समीप जो बिहटा है वहाँ पर इन्होंने एक आश्रम का भी स्थापना करते हैं। जो लेट हमारे उस समय के कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे श्री रामविलास पासवान जी, तो सन 2000 में इनके नाम से एक कॉमेमोरेटिव स्टैंप जारी होता है। और ICAR यानी इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, इनको एक्सटेंशन साइंटिस्ट और वर्कर अवार्ड भी प्रोवाइड करता है सहजानंद सरस्वती जी को। इन पे मेंस में एक लंबा क्वेश्चन आने की संभावना है, तो मेंस में बेसिकली फार्मर्स मूवमेंट पे आपको फोकस करना होगा। श्री कृष्ण सिंह 1887 में जन्म होता है और 1961 में मृत्यु होती है। जब तक मृत्यु हुई तब तक वो CM के पद पे बने थे। इनका जन्म हुआ था, यहाँ ये छूट गया है, आज का जो शेखपुरा है तब मुंगेर में आता था, मौर विलेज में। इनके पिता का नाम था हरिहर सिंह। पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई की और पटना यूनिवर्सिटी से ही PhD की डिग्री मिली। एक हाथ में भागवत गीता और दूसरे हाथ में तलवार रखकर, या पटना में जो गंगा नदी है उसके किनारे ये कसम खाते थे कि हम देश की सेवा के लिए सब कुछ करेंगे। प्रभावित थे लोकमान्य तिलक से, औरबिंदो घोष से, और गांधी जी को अपना आइडियल मानते थे। होम रूल मूवमेंट 1916 में पार्टिसिपेट करते हैं। 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान जेल होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इनको 1921 में चुना जाता है मेंबर के रूप में। सुल्तानगंज पुलिस स्टेशन में जब नमक सत्याग्रह चल रहा था उस समय इन पे निर्ममता दिखाई गई थी और निर्ममता पुलिस द्वारा दिखाई गई। भारत के पहले PM वैसे तो मोहम्मद यूनुस को मानते हैं। जब 1937 में गवर्नमेंट बनी थी, अप्रैल में ये बने थे, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो पहले उस समय PM कहा जाता था, आज के जो CM कहे जाते हैं। तो 20 जुलाई 1937 को कांग्रेस की तरफ से ये सरकार बनाते हैं। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट में जेल भी जाते हैं। 1946 से 61 तक बिहार के चीफ मिनिस्टर के पद पे रहते हैं। इनको हम कहते हैं प्यार से बिहार केसरी। जमींदारी एबोलिशन में इनका बहुत बड़ा योगदान था और बिहार पहला स्टेट था जमींदारी एबोलिशन लेजिस्लेशन लाने वाला, वो श्री कृष्ण सिंह की ही गवर्नमेंट थी। और जो संविधान में पहला संशोधन हुआ वो बिहार के कारण हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। शंकरी प्रसाद केस आपको याद होगा। वैद्यनाथ धाम टेम्पल को सभी के लिए खोलने के लिए इन्होंने जो है एक लंबी लड़ाई लड़ी। ओके, AN सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी के बारे में देखते हैं। तो औरंगाबाद में तब गया हुआ करता था, औरंगाबाद में इनका जन्म होता है। पिताजी का नाम विशेश्वर दयाल सिंह, बचपन का नाम उग्र नारायण सिन्हा। पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते हैं, LLB कलकत्ता यूनिवर्सिटी से,
अपने राजनीतिक गुरु राजेंद्र प्रसाद जी को मानते हैं। टीएनबी कॉलेज भागलपुर से टीएनबी कॉलेज भागलपुर में लेक्चरर के पद पे ये नियुक्त हुए और उस दौरान अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर जो फ्लड आता है, गंगा नदी बहती है भागलपुर में, तो उस फ्लड विक्टिम्स को इन्होंने काफ़ी हेल्प किया। बाद में पटना हाई कोर्ट में यह लीगल प्रैक्टिस करने लगे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान चूंकि गांधी जी ने कहा था राजेंद्र प्रसाद जी को कि आप अपने साथ जो भी लोग हैं उनको लेकर आइए ताकि हम हेल्प करेंगे, तो उसी समय अनुग्रह नारायण सिन्हा भी गए। और बाद में जब बिहार विद्यापीठ बनी उसमें हिस्ट्री के टीचर नियुक्त किए गए। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इन्होंने 1921 में ज्वाइन किया। 1928-29 में इसके प्रेसिडेंट बने। 1935 में इसके जनरल सेक्रेटरी बने। बिहार के पहले डिप्टी सीएम रहे ये। और रामगढ़ कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बने 1940 में। आपको पता होना चाहिए उस समय जो अध्यक्ष बने थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे और कई वर्षों तक वही अध्यक्ष रहे, क्योंकि हुआ ही नहीं उसके बाद अध्यक्षता। उधर क्विट इंडिया मूवमेंट, सेकेंड वर्ल्ड वार सब चल रहा, सेकेंड वर्ल्ड वार बेसिकली चल रहा था। तो बिहार विभूति, जैसे बिहार केसरी हम श्री कृष्ण सिंह को कहते हैं, वैसे इनको कहते हैं बिहार विभूति। जेपी नारायण जी को हम प्यार से जेपी कहते हैं और लोक नायक कहते हैं। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सारण और बलिया के बॉर्डर पे यह जगह है सिताब दियरा, यहाँ पर हुआ। एजुकेशन अपनी कंप्लीट नहीं कर पाए थे और उन्होंने छोड़ दिया था और यूएस में चले गए थे और वहाँ जाकर जो कार्ल मार्क्स के विचार हैं उनसे बहुत प्रभावित हो गए और भारत में 1929 में आते हैं 1929 में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान इनको नासिक जेल में रखा जाता है, निकलते हैं। उसके बाद इनको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनानी थी आचार्य नरेंद्र देव के साथ, वही अध्यक्ष रहे आचार्य नरेंद्र देव और जेपी उसके जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। हजारीबाग जेल से मैंने बताया अभी कि दिवाली की रात को अपने जो भी फेलो जो इंडिविजुअल्स थे जो इनके साथ जेल में थे उनके साथ, जैसे गुलाली सुनार मैंने बताया, तो उनके साथ यह निकल पड़ते हैं। फिर बना बिहार में परशुराम दल, सियाराम दल। नेपाल से अंडरग्राउंड, नेपाल से इन्होंने ऑपरेशन करना शुरू किया, उसमें आपने पढ़ा होगा नित्यानंद राय को। फिर रेडियो शुरू होता है। फिर हीरो ऑफ द अंडरग्राउंड मूवमेंट कहते हैं इनको। और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 1952 में बनती है क्योंकि इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था। फिर इसको भी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को इन्होंने छोड़ा और पॉलिटिक्स से रिटायर करके और विनोबा भावे का जो भूदान मूवमेंट था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। फिर जब इंदिरा गांधी का उस समय चल रहा था इमरजेंसी लगने के ठीक एक साल पहले 1974 में संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन इन्होंने शुरू किया और लोक नायक भी प्यार से कहते हैं। 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगती है, आपातकाल लगता है और उसके बाद इनको जेल भी होता है। 8 अक्टूबर फिर जेल से इनको निकाला भी जाता है और 8 अक्टूबर 1979 को पटना में इनकी डेथ हो जाती है। इनकी पत्नी थी प्रभावती देवी और उनका भी काफ़ी योगदान रहा है भारत के फ्रीडम मूवमेंट में, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भी। और गांधी जी की वो फॉलोअर थी। ओके, राजकुमार शुक्ला, यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था कि आप चंपारण आइए और जो नील खेतिहर हैं उनकी कंडीशंस को समझिए। और यह काफ़ी एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम है जिसको कहा जाता था 3 कठिया। तो 3 कठिया सिस्टम के खिलाफ, यानी कि 3/20, तो इसके खिलाफ इतने पे बोना था, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाया गया लखनऊ के सेशन में जब 1916 में गांधी जी वहाँ थे, तो उसी समय इनको इनवाइट किया कि आप आइए। देखिए गांधी जी 1915 में तो भारत आए ही थे, ठीक है। इनका जन्म होता है, इनके गांव का नाम है सतवरिया जो चंपारण में ही है और इनका एक और एंसेस्ट्रल विलेज है जिसका नाम है मुरली भराहुआ। यहाँ पर इनका बहुत सारा फार्मिंग लैंड था। अगले हैं बालीराम भगत, पटना में इनका जन्म हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट में इनका योगदान है। प्रोविजनल पार्लियामेंट में यह मेंबर रहे। प्रोविजनल पार्लियामेंट कब से कब थी? 1950 से 52 के दौरान यह इसके मेंबर रहे थे। लोकसभा के स्पीकर भी रहे 1976 से 77 के दौरान और कई सारे मिनिस्ट्री को इन्होंने संभाला, जैसे विदेश मंत्री भी भारत के रहे, डिफेंस मिनिस्टर रहे। तो इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। सत्येंद्र नारायण सिन्हा ये भी मेंबर ऑफ प्रोविजनल पार्लियामेंट थे, लोकसभा के एमपी रहे
और बिहार के एजुकेशन और एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे। कांग्रेस पार्टी से भी थे और बाद में जनता पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया था। एक न्यूज़पेपर था नव विहार, तो नव विहार पत्रिका को, नव विहार जो अखबार था वो सत्येंद्र नारायण सिन्हा का था। भागवत झा आजाद, आपने कीर्ति आजाद का नाम सुना होगा। इनके, कीर्ति आजाद एक क्रिकेटर थे, इनके पिता का नाम था भागवत झा आजाद। यह बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 1988-89 में। लोकसभा के एमपी रहे हैं भागलपुर से 6 बार। और इनका जन्म हुआ था, गांव का नाम है कस्बा, जो कि इस समय के झारखंड के गोड्डा जिले में आता है, बांका के करीब पास में है, बांका से सटा हुआ। ओके, एजुकेशन हुआ था इनका टीएनबी कॉलेज में और पटना यूनिवर्सिटी से, और क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अगले हैं बीपी मंडल। मंडल कमीशन का आपने नाम सुना होगा। वह सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को ही हम मंडल कमीशन कहते हैं। यह बीपी मंडल के ही नाम पे था, इसके यह अध्यक्ष थे। और उसके पहले यह बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, 7वें चीफ मिनिस्टर। 1968 में, ज़्यादा समय तक नहीं रहे थे। और यह मधेपुरा से बेसिकली आते हैं, ठीक है। और जो 27% ओबीसी का आरक्षण है, इन्हीं की रिकमेंडेशन पे अप्लाई हुआ था। रिकमेंडेशन तो सौंप दी गई थी, बट बहुत वर्षों के बाद उसको अप्लाई किया गया था विश्वनाथ प्रताप सिंह की गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, अगले हैं जगजीवन राम। जन्म होता है इनका, गांव का नाम है चंदवा, जो आज के भोजपुर जिला का पार्ट है। गांधी जी से बहुत प्रभावित थे और भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे जब जनता पार्टी की सरकार थी। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे, उसी दौरान यह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे 1977 से 79। इंटरिम गवर्नमेंट में यह यंगेस्ट मिनिस्टर थे, लेबर मिनिस्ट्री इनको दी गई थी। और आखिरी इंडिविजुअल आज के लेक्चर में है कर्पूरी ठाकुर, जो कि चर्चा में है क्योंकि इसी साल 2024 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनके गांव का नाम बदलकर अब कर्पूरी ग्राम हो गया और समस्तीपुर में इनका जन्म हुआ था। इनको प्यार से हम जन नायक कहते हैं। जैसे जेपी को हम कहते हैं लोक नायक, उसी तरह इनको कहते हैं जन नायक। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, एक बार 1970 दिसंबर 1970 से जून 1971 तक, और फिर दूसरी बार 1977 में बने थे। ग्रेजुएशन की पढ़ाई जब कर रहे थे तो उस समय इन्होंने छोड़ दिया था और क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। आमरण अनशन भी किया था 1970 में टेल्को वर्कर्स के लिए। आज जो बिहार में अल्कोहल प्रोहिबिशन है, तो यह कर्पूरी ठाकुर जी ने तभी इम्प्लीमेंट कर दिया था अल्कोहल प्रोहिबिशन को। जैसे 10वीं जो 10th है मैट्रिकुलेशन, उसमें इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं होगा। जब ये एजुकेशन मिनिस्टर थे और डिप्टी सीएम थे, तभी इन्होंने ऐसे कर दी थी। परहैप्स उस समय चीफ मिनिस्टर महामाया प्रसाद थे। ओबीसी रिजर्वेशन को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया मुंगेरी लाल रिपोर्ट पे। जब देश में ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं आया था, तभी इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था और सब कैटेगराइजेशन की बात इन्होंने तभी कही थी। नाउ पार्ट 2 में हम ये देख लेंगे विमेन पर्सनालिटीज, लिटरेरी एंड कल्चर एंड मुस्लिम पर्सनालिटीज एंड अदर्स, ठीक है। बाकी आप इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे अपलोड करेंगे। थैंक यू।